ठीक है, तो आज आपका पार्ट 2 करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो जिसमें आज आप जानोगे थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल, जिन एटम का जो मॉडल इन्होंने दिया था थॉमसन और रदरफोर्ड। और ऑब्वियसली अगर ये वीडियो बड़ा हो जाता है तो मैं बोर का अगले वीडियो में उसका लाऊंगा। ठीक है, तो इसमें आप सिंपली आपने जान चुके थे कि भाई व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो आपको पता ही था सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, है ना। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आपको पता था हमने कैथोड रे आपका क्या था, इलेक्ट्रॉन्स था। ठीक है, सिंपली कैथोड रे ट्यूब से एक्सपेरिमेंट से हमने क्या जाना था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जानी थी। क्या जानी थी, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े थे तो कैनाल रेज आए थे, जिसके थ्रू हमने जाना था व्हाट, हमने जाना था प्रोटॉन्स। ठीक है, समझ गए। तो इसी तरीके से सबकी प्रॉपर्टीज भी थी कि कैनाल रेज की क्या प्रॉपर्टीज है, कैथोड रेज की क्या प्रॉपर्टीज है। तो जो उसमें मैंने ऑब्जर्वेशन लिखा होगा 1 2 3 4 करके, वही इसकी प्रॉपर्टीज है। तो आपको उसमें एक तरह से प्रॉपर्टीज थोड़ी ध्यान रखनी होगी कैथोड रे और कैनाल रेज की। और कैनाल रेज सिंपली पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, कैथोड रे सिंपली नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक डेफिनेशन भी ऑब्वियसली आपको याद होना चाहिए, आ जाता है। ठीक है, तो आपको कैथोड रे एनोड रे पता है, फिर न्यूट्रॉन आपको पता है न्यूट्रल होता है, चैडविक ने दिया है। तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए किन साइंटिस्ट ने दिया है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और बाकी स्कूल लेवल पे जस्ट ओरल आंसर पूछ लेते हैं, वैसे उतना याद रखने के लिए चीजें नहीं रखते हैं, क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हो तो इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये आप कैनाल रेज और कैथोड रेज जान गए थे। फिर आपको ये भी पता था अल्फा रे, बीटा और गामा, ये सारे रेडिएशन जो थे। फिर एक्स रे भी थी, आपको पता है ना। और इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.602 10 की पावर -19 होता है। तो 1.6 ही ले लो सिंपल कैलकुलेशन के लिए। फिर इसका मास भी होता था ऐसे, ठीक है, केजी में। तो ये बेसिक ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखो, कभी कभी क्वेश्चन में दे रखी होती है, कभी नहीं, तो याद रखो तो ज्यादा बेटर है। और बाकी ये इसके बारे में थोड़ा सा आप प्रीवियस वीडियो आपको दिख ही रहा होगा लिंक, उसमें जाके आप थोड़ा देख सकते हो, जिससे कि इसके बारे में आपको पता चलेगा क्या ये सब चीजें थी और ये किस किस थ्रू के लिए चीजें आई। ठीक है, और ये अल्फा क्या है, अल्फा सिंपली आपको याद रखना है पॉजिटिव 2 चार्ज। ठीक है, बीटा कहे तो -1 चार्ज, और ये एक तरह से न्यूट्रल। तो सिंपली इसका ज्यादा काम एक्सपेरिमेंट में आया है और इसी का ज्यादा यूज होता है। तो इसको पॉजिटिव 2 चार्ज से याद रखना, एक तरह से हीलियम से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि पॉजिटिव 2 चार्ज है और एटॉमिक मास 4 है। ठीक है, तो ये आपको इतना तो बेसिक पार्ट जो था हमारा प्रीवियस वीडियो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कि हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो जान लिए कि जो एटम के अंदर होते हैं। अब हम एटम्स के बारे में भी तो जाने कि ये एटम सिंपली सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कैसे रखता है अपने अंदर, या कैसे होता है ये। ठीक है, तो अगर आपने अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए जल्दी जल्दी लाता रहूं। ठीक है, तो चलो भाई फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखो भाई, सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जरूरत क्या हुई, मतलब एटम का कैसा स्ट्रक्चर होगा, इसकी जरूरत क्या है। देखो, हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो डिस्कवर कर लिए, ठीक है, आफ्टर ऑब्वियसली 19th सेंचुरी में डेल्टन के बाद। तो ऑब्वियसली ये जो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जो एटम के अंदर है, तो ये किस तरीके से अरेंज है, किस तरीके से है, वो भी तो हमें पता करना है। और हमें ये भी पता है कि एटम्स के अंदर ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, ये चार्जेस आ गए। तो हमें ये भी तो क्वेश्चन अराइज हुआ ना कि भाई चार्जेस आ गए और तब भी एटम तो न्यूट्रल होता है, तो ये न्यूट्रल कैसे होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आए, बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो उनके जवाब धीरे धीरे आए। तो सबसे पहले थॉमसन जी आए, ऑब्वियसली बहुत सारे साइंटिस्ट आए होंगे, तो उसमें से सबसे जो उस टाइम पे बहुत ही जो माना गया होगा वो थॉमसन मॉडल है। ठीक है, उस टाइम पे एक तरह से 20th सेंचुरी को 1908 के टाइम पे। तो थॉमसन ने सिंपली ये कहा कि एक जो एटम है वो ना एक स्फेरिकल शेप में है। ठीक है, ऐसे ऐसे याद करो डेटा की तरह। जो एटम है आपका स्फेरिकल शेप में है, ठीक है, जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज जो है पूरे स्फेयर में फैला हुआ है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब पूरा स्फेयर में पॉजिटिव चार्ज ही पॉजिटिव चार्ज। पहली चीज तो ये बताए, और आगे बढ़ते हैं। फिर उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अरेंज हैं
कि वो न्यूट्रल बन जाए। कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह फैले हुए और इलेक्ट्रॉन उसमें ऐसे है कि उसको एकदम न्यूट्रल बना ले। कहने का मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज वहां पर है पूरे में, इलेक्ट्रॉन उसमें इतने भर दिए गए हैं एटम्स के द्वारा खुद ही कि वो न्यूट्रल हो गए हैं। ठीक है, पहले पहले पॉइंट जानो फिर मैं समझाऊंगा, एक बार में समझ आ जाएगा। फिर इन्होंने एक और चीज, अब ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, अब इसको एक तरह से कॉमन लैंग्वेज में इन्होंने वाटरमेलन और प्लम पुडिंग के केस से समझाया। जैसे कि आपका वाटरमेलन क्या होता है, ये आपका वाटरमेलन स्फेरिकल शेप में हुआ, तो अब इसमें जो रेड रेड वाला पार्ट है पूरा, ठीक है, जो रेड रेड वाला पार्ट समझ लो जो आपको खाते हो, ठीक है, उस रेड वाले पार्ट को इन्होंने पॉजिटिव चार्ज बताया। ठीक है, जैसे कि वो पूरा एकदम पूरा तरबूज पूरा एकदम फैला हुआ है कि भाई लाल रंग से, तो वो आपका पॉजिटिव चार्ज है, पूरा एकदम डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके अंदर जो बीज है यहाँ पर, सॉरी ये जो इसके अंदर बीज है, ठीक है, जो आप जानते हो इसके जो सीड्स है बीज है, वो आपके इन्होंने बताए क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इससे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से वाटरमेलन का लेके कितना अच्छे से समझाया कि देखो वाटरमेलन है आपका, जो रेड रेड कलर जो आप खाते हो वो आपका पॉजिटिव चार्ज है जो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो नेगेटिव चार्ज है, और ये इस तरीके से अरेंज है कि ये पूरा न्यूट्रल बना देता है इस एटम को, कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पूरा बैलेंस। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया थॉमसन मॉडल ने। ठीक, ये चीज उन्होंने एक्सप्लेन करी, और प्लम पुडिंग का भी इसी तरीके से होता है, तो आपको दिख रहा होगा और आपको पता ही है कि किस तरीके से ये होता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताई कि जो मास होता है एटम का इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। कहने का मतलब जो मास है ये पूरे एटम पे यूनिफॉर्मली, मतलब हर एक, यहाँ देख रहा है ना ये, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर एक जगह पे मास जो है इक्वल ही होगा। कहने का मतलब इस जगह पर हम देखेंगे तो मास जितना है इस जगह पे भी उतना ही मास होगा, मतलब पूरे ये जितना भी इसका एरिया है एटम का, उस सारे एटम के एरिया पे मास जो है पूरा इक्वली रहेगा। तो यही ये बता रहा है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, जो कि आगे आपको पता चलेगा ये गलत बताया, तो ये एक तरह से इसका ड्रॉबैक है जो मेन पॉइंट इन्होंने बताया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इसका मास। ठीक है, वो आप रदरफोर्ड में भी जानोगे कैसे। तो ये जो मैंने आपको समझाया, एटम पोजेस स्फेरिकल शेप in which positive charge is uniformly distributed, electrons are arranged in it as to give most stable electrostatic arrangement। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अरेंज है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि वाटरमेलन को एक्सपेरिमेंट के तौर पे कि जस्ट लाइक वाटरमेलन positive charge is distributed and the seeds represent the electron which are arranged in such a manner to give stable electrostatic arrangement या stable configuration simply। ठीक है, तो ये आपको थॉमसन मॉडल था पूरा, इसका जो मेन पार्ट इन्होंने बताया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, ये इसका एक तरह से मेन ड्रॉबैक है। अब चलते हैं हम आगे, जो कि आपका रदरफोर्ड है। चलो आगे। ठीक है, तो आगे आपका क्या था, रदरफोर्ड। ठीक है, तो रदरफोर्ड को सिंपली क्या कहते हैं हम, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो सिंपली आप इसमें देख ही सकते हो कि इसमें इन्होंने क्या करा, अल्फा पार्टिकल आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या है, एक मतलब सेम चार्ज है, और सेम चार्ज क्या कहते हैं, रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं, है ना, तो ये बेसिक आपको पता है। तो अब इसमें देखो अल्फा पार्टिकल इन्होंने सिंपली, आपको दिख ही रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि अल्फा पार्टिकल से इन्होंने क्या करा, सिंपली लाइट दी। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि इन्होंने एक तरह से सिंपली कहो तो यहाँ पे गोल्ड फॉइल रखा है, और ये गोल्ड फॉइल आपका आपने 9th में पढ़ा ही होगा कि बहुत ही पतला है। ठीक है, तभी हमने गोल्ड फॉइल लिया है। अब इससे इन्होंने क्या देखा, जब इन्होंने इस पे दिया, और ये आपको पता है जिंक सल्फाइड है, जो कि आपका क्या है, चमकने वाली चीज है, जैसे इस पे कुछ पड़ेगा ये चमकेगा, क्योंकि फ्लोरोसेंट वाली चीज है ये। ठीक है, अब इसमें सिंपली देखोगे कि इन्होंने ये चीज करी तो क्या क्या इनको पता चला। तो जैसे इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने देखा
मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू गोल्ड फॉइल। तो ये गोल्ड फॉइल से ज्यादातर चीजें एक तरह से पास हो गई, है ना, बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादातर। अब इसने देखा कि एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। सिंपली इन्होंने देखा कि बहुत ही इसमें गोल्ड फॉइल में छोटा सा पार्ट था जहां पे इसने डिफ्लेक्शन दिया, जहां पे इसने क्या किया, जैसे सीधे जा रहा था थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिया, मतलब अपनी रास्ते से थोड़ा सा चेंज हो गया, चेंज होके थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर लिया, वही डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, अब इसने कहा वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक। ठीक है, बाउंस बैक मतलब कि जैसे ये सीधा गया तो ये वे सीधा वापस आ गया, लगभग जिस स्पीड से गया था 100 वैसे यहाँ पर, और उसी डिग्री से ये वापस आ गया, मतलब बाउंस बैक समझ रहे हो, बॉल आपने दीवार पे फेंकी और वापस आपके हाथ में आई। ठीक है, 180 डिग्री नियरली, और ये लगभग 20,000 में एक बार हो रहा था अप्रोक्सीमेटली, उसका अंदाजा लगाया, मतलब स्ट्राइक करके उन्होंने पता करा। ठीक है, अब ये आपको तीन पता चला जो रदरफोर्ड ने किया कि ज्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो पास हो गए थे, कुछ ही पार्ट था जो कि डिफ्लेक्ट हो रहा था, और उससे भी बहुत ही कम वापस आ रहा था। ठीक है, तो इसने इस चीज से इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, तो इन्होंने पहले मैं बताया था कंक्लूजन मेन, फिर ये मेन पार्ट जो उन्होंने एटम्स के बारे में बताया वो है। तो उन्होंने मेन पार्ट ये निकाला, देखो इस सब चीजों से उन्होंने सिंपली क्या कहा होगा, यही कहा ना कि देखो ज्यादातर जो आपका एटम है, ज्यादातर जो आपका एटम है वो क्या है, एक तरह से एम्प्टी है ना, एम्प्टी है, तभी तो हमने ये पॉजिटिव चार्ज पास किया, तो पास हो गया, कुछ है ही नहीं तभी तो ये पास हो गया, है ना। तो पहला इन्होंने एक तरह से कह लो ये कंक्लूजन बताया। ठीक, अब दूसरा क्या बताया होगा सोचो, तो दूसरा आपका क्या बताया होगा, ये क्या दिख रहा है आपको, ये दूसरा यही दिख रहा है ना कि बहुत ही छोटे पार्ट के इन्होंने ये चीज से देखा कि बहुत ही छोटा पार्ट है यहाँ एटम में कहीं, जिससे ये अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और कोई एक बिल्कुल ही एकदम ये कह लो कि यहां से एक जगह पॉइंट है वहां से ये बाउंस बैक कर रहा है। तो इससे इन्होंने बताया एटम के अंदर एक बहुत ही छोटा पार्ट है जहां पर हमारा क्या है, एक तरह से पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये हम पॉजिटिव चार्ज एक तरह से यहाँ पर दे रहे हैं, और ऑब्वियसली वहां पर पॉजिटिव चार्ज है तभी तो वो वापस बाउंस बैक कर रहा है या थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन दे रहा है, तभी इन्होंने ये बताया दूसरे में कि यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट है जहां पर न्यूक्लियस है और वहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तभी ये हमें डिफ्लेक्शन और बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। और फिर तीसरा इन्होंने सिंपली ये कहा कि ऑब्वियसली आपका जो एटम का रेडियस अगर 10 है तो आपका 10 - 15 उसका न्यूक्लियस का रेडियस होगा। ठीक है, सिंपली इसको अच्छे से इन्होंने यही बोला है कि आपकी जो खेलने वाली बॉल होती है उस बॉल को अगर आप न्यूक्लियस समझो, ठीक है, तो आपका एटम का साइज सिंपली कहो तो न्यूक्लियस से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होगा। कहने का मतलब न्यूक्लियस सिंपली एक बॉल को समझो, आप बॉल समझ रहे हो, सिर्फ इतना सा, और 5 किलोमीटर डिस्टेंस आप कैलकुलेट करो या डिस्टेंस देखो या आप कहीं पर भी देखो कि कितना होता है, तो उतना बड़ा एटम होता है न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस और एटम के बीच में उन्होंने क्या बताया कि इतना डिफरेंस होता है, तो सिंपली ये पावर में इस वे से है और इस वे से, आप समझ गए एग्जाम्पल से। अब मेन उन्होंने क्या कंक्लूजन बताया वो ये है कि देखो सिंपली इन्होंने ये बताया कि जो भी आपके पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और जो ज्यादातर जो मास है, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम वाज डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन। तो सिंपली इतने से स्टेटमेंट का कहने का मतलब इतना सही है कि जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है और जो मास होगा एटम का बहुत ही छोटे जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड होगा सिंपली कहूं तो इसको आप ये लिखो या अपनी लैंग्वेज में लिखो, मगर मेन पार्ट इसमें ये लिखना पॉजिटिव चार्ज और जो एटम का मास होता है वो बहुत ही छोटे रीजन में होता है। ठीक है, और इस रीजन को हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये पहला कंक्लूजन इन्होंने दिया। ठीक है, अब देखो भाई थोड़ी सी क्या मिस्टेक हो गई वीडियो में कि वीडियो में आ गया था बीच में कॉल, और कॉल आने के बाद फिर मैंने जैसे ही ऑन किया था अपना वीडियो दोबारा चलाने के लिए,
वो ऑब्वियसली आधे घंटे तक मैं बोलता रह गया मगर वीडियो बना ही नहीं, तो इसीलिए अब मैं दोबारा बना रहा हूँ। तो दोबारा बनाने में जो आपका पार्ट रह गया था, ठीक है, एंड में इस पे खत्म किया था, तो अब मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले जो दो पार्ट रह गए थे, एक पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया था रदरफोर्ड के कंक्लूजन को, तो मैं दो यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले आपका दूसरा पार्ट ये था कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विथ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। तो सिंपली इन्होंने क्या कहा था, सिंपली कहूं तो ये आपका न्यूक्लियस होगा बीच में कहीं, ठीक है, और ये आपका एक तरह से जैसे ऑर्बिट होता है, इसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करेंगे एक ऑर्बिट की तरह। जैसे कि ये एक तरह से यहाँ पे समझ लो सर्कुलर सा कुछ है, ऑर्बिट एकदम वो है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करते जाएंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है। तो यही जिन्होंने सिंपली इसमें बताया था, मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद वेरी हाई स्पीड, ठीक है। ये था आपका दूसरा वाला। तीसरा वाला इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑब्वियसली अब ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है जहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली ये जस्ट बिकॉज ये दोनों चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे से, ये समझ लो कि ये नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते कहीं बाहर चला जाए, ये नीचे गिर जाए, सिंपली ये एक तरह से ऐसे घूम रहा है। तो उन्होंने सिंपली बताया कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से रिवॉल्व कर रहा है और एक जगह पे हेल्ड है, मतलब रुका हुआ इन द सेंस की कहीं बाहर दूसरी तरफ नहीं गया ना अंदर कहीं गिरा है, ठीक है। तो इन्होंने इस अट्रैक्शन की वजह से, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, तो ऑन बिहाफ ऑफ दिस इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रहते हैं कहीं बाहर और नहीं कि नीचे उधर नहीं चले जाते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने एक्सप्लेन किया। अब इसका ड्रॉबैक जो भी क्या है, यही है कि ये ऑर्बिट में से रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इसी के बिहाफ पे ही है, और ये इलेक्ट्रॉन से हेल्ड है, तो क्यों है, तो यही सिंपली एक तरह से ड्रॉबैक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके बाद। सबसे पहले इससे रिलेटेड आपको ये समझा देता हूँ। तो देखो ये ऑब्वियसली मैं पहले समझा चुका हूँ, फिर दोबारा समझाना पड़ रहा है। तो देखो भाई, आइसोटोप और आइसोबार क्या होते हैं, देखो सिंपली उन आइटम्स का जिनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, बट एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, सेम होता है, ठीक है। अच्छा, ये मैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी अभी इसके बताने के बाद ही फटाफट बता दूंगा। तो पहले इसमें इतना ही जान लो कि जिनका डिफरेंट एटॉमिक मास होता है बट एटॉमिक नंबर सेम होता है। अब इसमें देखो, ये ऑब्वियसली चेंज होता है जस्ट बिकॉज न्यूट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। अब ये जान लो अभी फॉर्मूला सिंपली, कि आपका फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला सिंपली ये समझ लो, एटॉमिक मास ऐसे करते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस यहाँ पे होता है आपका एटॉमिक नंबर जेड से, ठीक है। तो ये अगर मैं न्यूट्रॉन यहाँ पर हटा दूं तो सिंपली ए इक्वल टू जेड है, सिंपली एटॉमिक नंबर इक्वल टू आपका क्या है, एटॉमिक मास। तो ये ऑब्वियसली जैसे जैसे न्यूट्रॉन चेंज होते हैं वैसे वैसे एटॉमिक मास चेंज होता है। तो ये न्यूट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है, आपको पता समझ में आ गया होगा। तो जैसे ही न्यूट्रॉन चेंज होता है एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाता है, तो आइसोटोप आपको पता चल जाता है कि वो आइसोटोप है उसकी। तो ये एक एलिमेंट होते हैं, हर एक एलिमेंट के मतलब बहुतों के एलिमेंट अर्थ क्रस्ट से या वैसे हमको मिलते हैं। तो सिंपली जैसे एक हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया हुआ है कि अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम, मतलब प्रोटॉन एक है और आपका एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है, तो उसको हम प्रोटोनियम कहते हैं। और जिसमें न्यूट्रॉन जो होते हैं हाइड्रोजन के 2 हो जाते हैं, तो 2 हो जाएंगे, तो यहाँ 2 है और ये एटॉमिक नंबर एक ही है, सॉरी एक ही है और एक है, तो ये कितना हो गया 2, तो एटॉमिक मास इसका 2। इसी वजह से ये 3 कैसे हुआ, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन 2 हो गए, एटॉमिक नंबर तो एक ही था, तो ये 3। तो इस तरीके से एटॉमिक मास आपका चेंज होता है और ये ऑब्वियसली अनप्रेस से आपको मिल जाते हैं। तो इसीलिए ये आपको आइडेंटिफाई करके फिर ये डेफिनेशन समझ के बनाई गई है, ठीक है। तो ये आपको प्रोटॉन, ड्यूटेरियम, प्लूटोनियम समझ में आ गया होगा। और इसमें केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम का मतलब सिंपली यहाँ पर ये है कि देखो आपका केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे।
और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के, और ये इलेक्ट्रॉन के। सिंपली इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रॉन का कोई लेना देना नहीं है और न्यूट्रॉन की वजह से ही आइसोटोप पे फर्क पड़ता है। तो इसीलिए इसके केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, जबकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता आइसोटोप पे, ठीक, पड़ता किस पे, आइसोबार में, क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है मगर मास सेम होता है, ठीक है, तो वो आइसोबार होते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे कार्बन का है और ये पोटेशियम और कैल्शियम का। पोटेशियम का मास 39 समथिंग होता है तो अप्रोक्सीमेटली 40 लिया हुआ है। तो आपको इससे समझ में आ गया होगा एटॉमिक मास सेम बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अच्छा, यहाँ पे आप सोचोगे कार्बन का तो 12 होता है एटॉमिक मास, मगर ऑब्वियसली ये भी इसका अर्थ क्रस्ट से मिलता है और उसी वजह से ही आप समझ लो कि कार्बन का 14 वाला एटॉमिक मास भी मिलता है हमें, तो इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है। तो आप ऐसा मत समझना कि नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये डिटेल वाली चीजें है, ये ऑब्वियसली जब आगे पढ़ोगे तब इस पे एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जब कॉलेज और मास्टर डिग्री करोगे तब। अभी आपको सिर्फ मतलब एक्सपेरिमेंट टाइप करोगे तो अभी आपको सिंपली एज आइसोटोप की तरह या आइसोबार की तरह याद करना होता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब जल्दी फटाफट पहले मैं आपको एटॉमिक मास नंबर और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में वो बता देता हूँ, फिर आपको मैं ड्रॉबैक रदरफोर्ड का एक्सप्लेन करता हूँ। देखो भाई, अब यहाँ पे सिंपली होता क्या है, जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ नहीं, एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, ठीक है, जो कि Z से डिनोट करते हैं। अब आपको पता है एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, आपने ये चीज जान ही ली है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। तो इससे आपको पता चल रहा है, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ई से करते हैं, इससे आपको पता चल रहा है E इक्वल टू आपका P इक्वल टू Z। तो ये आपको पता चल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर व्हेन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जब इस पे कोई चार्ज आ जाता है एलिमेंट पे, सिंपली एटम का मतलब क्या समझो, एलिमेंट पे, तब आपका एटॉमिक नंबर तो वही रहता है मगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में चेंज आ जाता है। नेगेटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आया तो प्रोटॉन बढ़ जाएगा, मगर एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल के लिए ये इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत करना जहां चार्ज आ रहा है उस पर भी आप ये चीज सोचो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एटॉमिक मास सिंपली ये होता है, एटॉमिक मास सिंपली ये होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, जो कि n है, प्लस z। तो ये आप n प्लस z और ये a, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। z है 2 मत समझ लेना। तो ये आप समझ गए होंगे, a इक्वल टू n प्लस z, ये फॉर्मूला होता है जिससे आप एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बेसिस पे प्लीज आप क्वेश्चंस कर लेना, मतलब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सिंपली केमिस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए प्लस माइनस ही है। जैसे आप मैथ्स में प्लस माइनस सीखते हो, बहुत बेसिक चीज के आगे प्लस माइनस बहुत काम आता है, वैसे ये सिंपल सी बेसिक चीज है एटम्स के बारे में, कि ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। आपने मूल में भी करा ही होगा ये चीज, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इतनी सी चीज जानने के बाद अब क्या बताना रह गया इसमें, ठीक है। तो ये आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सिंपली ये आप इस पे बेसिस पे क्वेश्चंस कर लेना जितने हो सके, कि आपको ये समझ में आ जाए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और मास कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है। इतना जान लेना बस, ठीक है। एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी में कर लेना और बाकी एक्स्ट्रा जो भी आपको नेट में कहीं से मिले। देखो सेकंड इसमें क्या बताया, ही कुडंट से एनीथिंग about the electron distribution and its energy, ठीक है। तो सिंपली ये कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं और उनको कहां से एनर्जी मिल रही है, ऐसा कैसे हो रहा है। तो वो सिंपली ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन है, मतलब एटम के अंदर कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे है, ठीक है, वो नहीं बता पाए थे। और
कुछ नहीं बता पाए थे कि और एनर्जी कहाँ से मिल रही है इसको रिवॉल्व करने के। ठीक है, अब ये जो ड्रॉबैक है ये हमें कैसे पता चला? ये पता ऐसे चला, देखो कि देखो आप जानते क्या हो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये एक फॉर्मूला है m1m2/r², एक ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, 12th में पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, फिजिक्स में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है आपका। ठीक है, इसमें देखो क्या है, सिंपली जो आपका प्लेनेट होता है और यहाँ बीच में सन होता है और ये प्लेनेट इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। सेम वे यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे देखो फॉर्मूला भी सेम है, बस देखो यहाँ पे प्लेनेट की जगह मास लेते हैं ना प्लेनेट का, तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन की जगह, मतलब चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन ले लिया। डिस्टेंस ये होता है कि इसका कितना डिस्टेंस है इस न्यूक्लियस से, तो ये आर हो गया। तो ये हमने ये बताया कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है। इसके बिहाफ पे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है प्लैनेट जब रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द सन, सेम वे जैसे चार्ज पार्टिकल्स जो ये आपके इलेक्ट्रॉन है प्लैनेट की तरह बताए सेम रिवॉल्व करते हैं, तो वो उनका एक्सेलरेशन होता है। क्योंकि व्हेन कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी सर्कुलर वे में रिवॉल्व करती है, उनका कांस्टेंट स्पीड भले ही क्यों ना हो, मतलब एक ही स्पीड से फ्लो करिए, तब भी उनका एक्सेलरेशन होगा। तो एक चीज पता चली क्लासिकल फिजिक्स से कि कोई भी बॉडी अगर ऐसे चार्ज पार्टिकल हो या ऐसे रिवॉल्व करके अराउंड द न्यूक्लियस या सन की तरह, तो उसका एक्सेलरेशन होगा। अब दूसरे एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। मैक्सवेल साइंटिस्ट समझ लो वो थे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। सिंपली कहो तो जो मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का मिक्स जो पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने पढ़ा होगा मैग्नेट चैप्टर में 10th में, तो उसके बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा अगर चार्ज पार्टिकल जो है एक्सेलरेशन के फॉर्म में मूव कर रहे हैं, तो वो एटम क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। वो एटम क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। ठीक है, छोटा हो जाएगा। तो ये दो ऑब्जर्वेशन की वजह से कि जस्ट सोलर प्लैनेट के हिसाब से देखें और मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से देखें, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है इसलिए मैक्सवेल थ्योरी लगी। एक्सेलरेशन इसलिए लगा क्योंकि सोलर वाला, क्योंकि ये रिवॉल्व कर रहे थे जस्ट लाइक सन के अराउंड रिवॉल्व। ठीक है, ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे थे जैसे सन के अराउंड प्लैनेट करता है। तो जस्ट एक्सेलरेशन और ये मैक्सवेल की थ्योरी की वजह से इन्होंने क्या बोला कि ये इलेक्ट्रॉन जो है मतलब एटम श्रिंक हो जाएगा और ये रिवॉल्व करते करते कहीं न कहीं गिर जाएंगे कभी, ऐसा कुछ पाए थे ना। क्योंकि अगर रदरफोर्ड के हिसाब से चले तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो श्रिंक हो जाने चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है भाई, ये चीज क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाए? तो उसके लिए कोई ठोस थ्योरी बतानी चाहिए उन्हें, वो नहीं बता पाए, तो उन्होंने सिंपली इट डिड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। और इसी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है कि कितने इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ पर है, कैसे है और उनकी कितनी एनर्जी मिल रही है कि वो रिवॉल्व कर रहे हैं, वो सब भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये इसके ड्रॉबैक थे आपके रदरफोर्ड के। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला रदरफोर्ड और थॉमसन मॉडल ऑफ एटम आपको समझ में आया होगा, इसके ड्रॉबैक भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, शेयर अपने दोस्तों तक इतना पहुंचाएं कि बहुत अपने सामने दोस्तों तक पहुंचाएं, और इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं वीडियो ऐसे ही रेगुलर लाता रहूं आपके। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि ये ड्रॉबैक कैसे ठीक किया, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक बोर ने, और फिर उसके आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।